8. अंकिता के आंसू सूखने से पहले ही बारिश रुक गई थी। अपने वादे के मुताबिक मेजर राजदीप ने उसे अनंतनाग से श्रीनगर तक आर्मी व्हीकल से लिफ्ट दिलवा दी थी। इत्तेफाक से शाम 4:30 की श्रीनगर टू दिल्ली फ्लाइट खराब मौसम की वजह से 1 घंटा लेट थी। उसी में बैठकर उदास मुंह लिए अंकिता शाम 7:30 पर दिल्ली पहुंचकर और IGI एयरपोर्ट से सीधे नोएडा की टैक्सी लेकर ऑफिस चली गई। हेवी ट्रैफिक की वजह से अंकिता को ऑफिस पहुंचने में रात के 9:30 बज गए। वो ऑफिस का ग्लास डोर खोलकर घुसी ही थी। तुम यहाँ? क्या हुआ? बाहर की वेटिंग एरिया में गौरव मुंह लटकाए बैठा था। मुझे समझ नहीं आया कि और कहाँ जाऊं मैं। जब रिसेप्शन वाले ने बताया कि आज आप दिल्ली आने वाले हो तो तुम श्योर थे कि मैं सीधे ऑफिस आऊंगी? गौरव हाँ में सिर हिलाने लगा। श्योर कैसे हो सकता था? बस होप थी। अगर आप नहीं भी आते ना तो मैं यहाँ वेट कर लेता। कम से कम यहाँ पे ठंड तो नहीं लगती। गौरव ऐसे मासूम और मजबूर बन के बोला कि अंकिता को उस पर तरस आ गया। चलो मेरे कैबिन में। अंकिता ने केबिन में घुसते ही सबसे पहले हीटर ऑन किया और अपना कोट उतारकर बॉस चेयर पर बैठ गई। गौरव उसके सामने बैठ गया। कुछ खाया? गौरव ने फिर बच्चों की तरह ना में सर हिला दिया। अंकिता ने 2 सेकंड्स तक गौरव की तरफ देखा, फिर उतारे हुए कोट से अपना मोबाइल निकालने लगी। कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते। आप घर क्यों नहीं गए? इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे फिर भी। अंकिता आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगी। यूं ही घर जाने का दिल नहीं हुआ। लगा अकेलापन मुझे और डिप्रेस करेगा। मन्नू सर की वजह से क्या? अंकिता ने तुरंत गौरव की तरफ देखा। गौरव के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसका सवाल बिल्कुल इनोसेंट था। मनु और मैं शादी करने वाले थे। मतलब जब लास्ट मिले थे तो हम प्लान कर रहे थे। वो स्नो में जीप चला रहा था। अंकिता के फेस पर एक उदास स्माइल आई। क्या? कौन सी जीप? वो उनकी रैंगलर? उसे वो कार बहुत पसंद थी। ड्राइविंग को लेकर ही तो पंगा शुरू हुआ था। अंकिता ने बिना गौरव के पूछे ही सारी कहानी बतानी शुरू कर दी कि कैसे अंकिता की स्कॉर्पियो आउट ऑफ कंट्रोल हुई और कैसे मनु का उनसे झगड़ा हुआ। सब कुछ बताते बताते अंकिता की आंखें भीगने लगी। पता है आयरनी क्या है? मैं मनु को कई साल से जानती थी, पर हमेशा उसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कहीं और डाइवर्ट करते हुए या लोगों को मैनिपुलेट करते हुए ही देखा था। वो कभी अपना कामनेस बिहेवियर नहीं छोड़ता था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब उसने इतना गुस्सा किया था और देखो ये लास्ट टाइम हो गया। अंकिता को ऐसे फफक के रोता देख गौरव उसके पास आया और बड़े प्यार से हक कर लिया। आप शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। मन्नू सर अपनी लाइफ में जब तक जिए मस्ती से जिए। शांत हो जाइए आप। अंकिता ने गौरव को कस के पकड़ लिया और जोर से रोने लगी। गौरव की आंखों में भी आंसू आने लगे, पर उसने जैसे तैसे उन्हें आंख में ही रोक लिया, बाहर नहीं गिरने दिया। उनकी बॉडी का क्या हुआ? मेजर ने बोला कि he was killed in action, so उसकी बॉडी वहीं दफना थी। गौरव जल्दी जल्दी अंकिता के आंसू पोंछने लगा। ओह गॉड, अब उनकी फैमिली? उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर गौरव ने कुछ नहीं पूछा। फूड डिलीवरी बॉय के आने के बाद ही दोनों अलग हो पाए। गौरव खाना लेकर आया और टेबल पर रख दिया। सामने 500 रुपए का खाना रखा हुआ था, पर गौरव और अंकिता दोनों की भूख मर चुकी थी। गौरव ने टॉपिक चेंज करने की नीयत से सवाल किया। आप एक बात बताओ, मुझे पापा ने घर से निकाल दिया और मामा ने जॉब से निकाल दिया।
अब मैं रहूंगा कहाँ और करूंगा क्या? अंकिता अपने आंसू पोंछ चुकी थी। उसको भूख नहीं थी, पर फिर भी गौरव की खातिर उसने फूड पैकेट्स खोलने शुरू किए। ये तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ खुशबू भी है ना? है, लेकिन सिर्फ कल तक ही। मतलब ये कि कल वो वापस जा रही है। अभी किसी फेसबुक फ्रेंड के यहाँ गई हुई है और कल सुबह उसकी ट्रेन है। वो कह रही है कि दिल्ली में उसका मन नहीं लग रहा। वो या तो सूरत में रहेगी या फिर मुंबई में। मुझसे बोली कि मैं भी साथ चलूं, पर मैं जानता हूँ कि उसके अपने खाने पीने की दिक्कत है, तो मेरा क्या बनेगा वहाँ पे। ओह, अच्छा किया तुमने। तुम अकेले हो तो मेरे घर रह सकते हो। मेरा अच्छा खासा फ्लैट है। और आपकी फैमिली? अंकिता ने ना में गर्दन हिलाई। अकेले रहती हूँ। GK2 में फुल फर्निश 3 BHK। अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है। मैंने सोचा था कि मैं और मन्नू, एनीवेज तुम वहाँ रह सकते हो। अरे वाह, इतना बड़ा फ्लैट है। फिर मैं क्या, खुशबू भी साथ रह सकती है? नहीं, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, और वो भी तब तक जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती। अरे पर खुशबू और मैं तो सेम रूम में। नहीं गौरव, तुम अगर उसके बिना नहीं रहना चाहते हो तो I'm sorry, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। You can hire a place for a month। अरे पर ऐसा क्यों? जब मैं रह सकता हूँ तो खुशबू क्यों नहीं? क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, अपनी मर्जी से रहती हूँ। तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम मन्नू के खास थे। अगर ना होते तो तुम्हें भी रहने को नहीं बोलती। मैं अपनी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। गौरव को समझ तो कुछ नहीं आया, पर उसने आगे बहस नहीं की। यहाँ गौरव की जगह मन्नू होता तो समझ जाता कि अंकिता किसी लड़की को साथ इसलिए नहीं रखना चाहती थी कि फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाता। वो खुशबू को पहली बार में ही देखकर समझ गई थी कि ये बहुत चालाक लड़की है। फिर किसी लड़की के घर में 24 घंटे रुके होने से अंकिता के लिए अपनी पर्सनल थिंग्स बचाने में भी प्रॉब्लम आ सकती थी। अंकिता की नजर में लड़के सिंपल होते थे। उन्हें 2 टाइम खाना और एक टीवी दे दो तो वो कभी दूसरे कमरे में झांकेंगे भी नहीं, जानते हुए भी कि वहां क्या क्या रखा है। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। अंकिता और गौरव चुपचाप डिनर करके उठने ही लगे थे कि गौरव को जैसे भूली बात याद आई। अरे अंकिता मैम, वो रैंगलर का क्या हुआ? अंकिता की भी बुद्धि खुली। ओह गॉड, वो तो वही मनाली कश्मीर बॉर्डर पर ही साइड में लगी होगी। आपने बताया था ना कि इजी क्लेम्स वाले कार ट्रेस करते हैं। क्या पता उन्होंने पिक करवा ली हो। अंकिता ने किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाया ही था, पर टाइम देखकर वापस रख दिया। रात के 11 बजे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कॉल करना उसे ठीक न लगा। चलो अपना बैग उठाओ और घर चलो। यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। सुबह मैं ऑफिस आ जाऊंगी, तुम घर पर बैठकर मजे करना। अंकिता कैब बुक कर चुकी थी। वो ऑफिस के बाहर आ गई। गौरव पीछे पीछे आया। आप ऐसा मत कहो, आप मुझे कोई काम बता देना। दोनों कैब में बैठ गए। गाड़ी चल दी। क्या काम बताऊं? झाड़ू पोछा बर्तन कर दोगे? हाँ हाँ, कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तुम्हें तो नहीं होगी, पर मेरी मेड को होगी। तुम उसका काम कर लोगे तो उसकी सैलरी का क्या होगा? हाँ? ओह, पहले से मेड लगी है? मेरी मम्मी तो इसलिए मेड नहीं लगवाती कि कहीं वो हमारे घर की बातें ना सुन ले। एनीवेज, मैं कपड़े धो दूंगा। अंकिता ने गौरव को घूर कर देखा। तो मेरे कपड़े धोगे? गौरव ने देखा अंकिता के शोल्डर से उसकी ब्रा की लाल स्ट्रिप नजर आ रही थी। नहीं, मतलब अगर आप कहो तो। शट अप, इतना लोड मत लो। जब जॉब लग जाए तो रेंट देकर जाना। रात 12 बजे दोनों ग्रेटर कैलाश में अंकिता के फ्लैट पहुंचे। अंकिता दरवाजा खोल ही रही थी कि उसे दरवाजे के नीचे डाला गया एक एनवेलप दिखाई दिया। अंकिता ने एनवेलप उठाया तो देखा इजी क्लेम्स ने उसे लेटर भेजा था। गौरव अंदर घुसकर ये बड़ा हॉल देखने लगा। पूरे घर में सेंसर्ड लाइट्स लगी थी। गौरव जहां जाता वहां की लाइट ऑन हो जाती। गौरव अंदर रूम्स की तरफ जाती लॉबी में गया तो लाइट्स ऑन हो गई। वो वापस आया तो लाइट्स ऑफ हो गई। गौरव को नया खेल मिल गया। वो बिना पैर रखे हाथ आगे बढ़ाकर सेंसर चेक करने लगा। लाइट्स फिर जल गई। अरे वाह, ये तो मस्त है यार। तभी अंकिता चिल्लाई, गौरव, स्टॉप इट यार।
गौरव ने घूम के देखा, अंकिता के फेस पर साफ परेशानी दिख रही थी। उसके हाथ में लेटर था। क्या हुआ आपको? तुम्हारे मामा ने मुझे भी जॉब से निकाल दिया। What? अंकिता अंदर आई और अपना सारा वजन ब्लू काउच पर डाल दिया। हाँ, 1 महीने का नोटिस पीरियड मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी तरह मैं भी बेरोजगार हूँ। गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर बिहार में चिड़ियों की आवाज से शिवानी की नींद खुली। वो एक गंदी सी पुलिस चौकी के गंदे से लॉकअप में ठंड से सिकड़ी हुई सो रही थी। साहिल, भैया जी और उस हवलदार दोनों से बचकर भाग निकला था। शिवानी ने साजिद की गर्दन पर जिस जगह काटा था वहां उसकी कैरोटिड आर्टरीज थी। ये वो ब्लड वेसल्स थी जिनसे ब्रेन को सप्लाई मिलती थी। आर्टरीज कटी होने की वजह से साजिद हॉस्पिटल पहुंचते ही डेड डिक्लेयर हो गया था और सेल्फ डिफेंस में किए गए एक्शन के बावजूद शिवानी को अरेस्ट कर लिया गया था। लॉकअप में उसके साथ एक बुढ़ी भी बंद थी। शिवानी ने देखा कि वो बुढ़िया भी ठंड से कांप रही थी। शिवानी ने अपना कंबल उसे उड़ा दिया और बोली, पता है अम्मा, हमारे चाचू पूरे भारत के टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहे, पर पुलिस हमेशा उनकी धूल ही पकड़ती रह गई, कभी उन्हें कैद नहीं कर पाई। पता है क्यों? बुढ़िया ने आंखें खोली। क्योंकि उन्होंने कभी किसी से दोस्ती नहीं रखी, सबको अपना चेला बनाए घूमते थे, पर दोस्त कोई नहीं, ना एक भी नहीं। लेकिन हमें देखो, हमारी सहेली हमें बचाने के लिए पुलिस लाई थी, अब हमें पुलिस से बचाने के लिए वकील लाने गई है। बुढ़िया हल्की सी हंसी। शिवानी भी अपनी ही बात पर हंस दी। ठीक 1 महीने बाद कश्मीर के अनंतनाग कैंप में मेजर राजदीप हाथ में न्यूज़पेपर लेकर जमीन को रौंदते हुए फील्ड हॉस्पिटल पहुंचा और आर्मी डॉक्टर से कड़क के पूछा, Is he conscious? डॉक्टर ने गर्दन को हल्का सा झटका दिया। मेजर राजदीप और तेजी से चलता हुआ एक छोटे से टेंट में पहुंचा। इस टेंट को टेम्पररी हॉस्पिटल रूम जैसा बनाया गया था। मेजर टेंट के अंदर पहुंचा और मुस्कुराया। Happy to see you, young man. मेजर ने बेड पर लेटे पेशेंट को ताजा अखबार दिखाया। 8. मेजर ने बेड पर अखबार फेंका और पेशेंट ने ऐसे उठाया जैसे बरसों बाद किसी भूखे को खाना मिला हो। So, Mr. मनमोहन, are you feeling ready now? मन्नू ने फ्रंट पेज पर लगी फोटो देखी। उसमें 2 मिलिटेंट्स बंधे पड़े थे। मन्नू मुस्कुराया। उसकी बॉडी के 40% हिस्से पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी बैक, नेक और आर्म्स पर कॉस्मेटिक सर्जरी के निशान बने हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी स्माइल बिल्कुल वैसी ही थी जो किसी का भी मन मोह सकती थी। इसलिए तो उसका नाम मनमोहन रखा गया था। मेजर साहब, मेरी बॉडी का 40% तो अब भी वाइट बैंडेज से कवर्ड है। अगर आप कहते हो कि मैं रेडी हूँ तो रेडी हूँ। आई कांट डिसोबे योर ऑर्डर सर। I like those civilians जो अपनी लाइफ से ज्यादा अपनी ड्यूटी को वैल्यू करते हैं। There is a soldier in you, young man. You are a soldier. थैंक यू सर। पर ये सोल्जर कौन सा वाला है? कर्ट रसल वाला या बॉबी देओल वाला? मेजर ने अजीब सा फेस बनाकर मन्नू की तरफ देखा। मन्नू समझ गया कि राजदीप के पास इंग्लिश या हिंदी किसी भी तरह की फिल्में देखने का टाइम नहीं था। वैसे भी दोनों सोल्जर्स 25-26 साल पहले आई थी। नेवर माइंड सर, आप मुझे 2 दिन और दीजिए, उसके बाद मैं कंप्लीटली फिट होकर दिखाता हूँ। It is considerable, young man. It is considerable. But let me remind you, जैसे मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ वैसे ही नेक्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ट्रीट करें। ये जरूरी नहीं है, यंग मैन। ओह, आपकी पोस्टिंग चेंज होने वाली है? They are promoting me to लेफ्टिनेंट कर्नल। मेजर की आवाज में एक प्राउड था। मनु का ईगो कहता था कि मेजर के इस प्रमोशन के पीछे उसका हाथ भी था। अरे वाह सर, कांग्रेचुलेशंस। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। Sure, why not? But first, ask your doctor if you are allowed to party. अरे हाँ, कहाँ है मेरी कश्मीर की कली? क्या नाम है उसका? जुमीना नहीं, जुबैदा, राइट? No, she is not your doctor. वो तुम्हारी नर्स है। डॉक्टर तो आज अपॉइंट होगा।
कोई मोइन भट्ट करके है, आज ही ड्यूटी ज्वाइन करेगा। वाह, तो इतने दिनों तक मैं एक नर्स के भरोसे ठीक हो रहा था। Don't underestimate her, young man. She is our finest. But let me tell you one thing. She seems flirty, but उसका सारा फ्लर्ट सिर्फ अपने पेशेंट की बेटर रिकवरी के लिए होता है, young man. मनु के फेस पर कैसनोवा स्माइल आई। वो बहुत अच्छे से जानता था कि लड़कियों की कौन सी फ्लर्ट किस लिए होती थी। Anyway, young man, I keep my promise. मैंने तुम्हारे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स को वही बताया जो तुम चाहते थे। Now it's time to pay back. अब तुम्हें बस मुझे मेरा टारगेट देना है, then you are free to roam in the world. मनु के फेस पर एक और स्माइल आई। बट सर, मेरी आइडेंटिटी का क्या होगा? आज के टाइम में बिना आईडी प्रूफ के घूमना तो अपने आप में सुसाइडल है। I will cover that for you. तुम्हारी न्यू आईडी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। बट जब तक तुम बिलाल मिशन पर हो, तब तक तुम्हारा कोड नेम कुछ और होगा। क्या होगा? You will be called as Phoenix, the one who can be reborn from its own ashes. मनु ने अपनी स्किन पर बर्न मार्क्स देखे। वाकई में वो भी तो ऑलमोस्ट चल के राख ही हो गया था। उसका बचना इम्पॉसिबल था। Get well soon, young man. It's time for me to leave. मनु से विदा लेकर मेजर राजदीप चला गया। उसके जाते ही मनु बाकी अखबार पढ़ने लगा। उसकी नजर इजी क्लेम्स की न्यूज पर पड़ी। Hundreds of easy claims workers are jobless in the past 6 months. Many of agents are protesting for justice. तभी मनु को किसी के कैंप में आने की आवाज आई। उसने ये चाल पहचान ली। मनु तुरंत बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। मेजर ने जिस डॉक्टर मोइन भट्ट की बात की थी, वो नर्स जुबैदा के साथ आया था। मोइन छोटे कद का मोटा सा कश्मीरी डॉक्टर था। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हाल हो गया है बंदे का? हुआ तो जो हुआ सो हुआ, पर हुआ कैसे? जुबैदा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मेजर की आधी बात बिल्कुल सही थी। जुबैदा टिपिकल कश्मीरी ब्यूटी थी। जब मनु को होश आया तो पहली बार उस पर नजर पड़ते ही मनु की आधी तबीयत ठीक होने लगी थी। उसकी आंखें और बाल दोनों भूरे थे, पर मोस्टली वो अपने बाल बांधकर ऊपर से नर्स वाली टोपी लगा लेती थी। मनु ने जब पहली बार उसकी आंखों में देखा था तो उसे ऐसा लगा था जैसे ये कोई 3D ग्राफिक्स से बनाई गई है। इतनी डीप आईज और स्नो वाइट जैसे फेस वाली नर्स को देख मोटा डॉक्टर अब तक नहीं पिघला था। ये बहुत बड़ी बात थी। तुम बोलती क्यों नहीं? पेशेंट का नाम क्या है? जुबैदा ने डॉक्टर मोइन का हाथ पकड़ा और उसे मनु से थोड़ा दूर ले गई। डॉक्टर साहब, इसको 1 महीने से मैं ही संभाल रही हूँ। बहुत शेरदिल है ये, बहुत। इसका नाम क्या है ये तो मुझको भी नहीं मालूम, पर इसके साथ क्या हुआ है वो मैं बता सकती हूँ। खुदा के वास्ते जल्दी बताओ जुबैदा, वरना हमारी चाय का टाइम निकल जाएगा। जुबैदा मुस्कुराई। उसने ऐसा बोलना शुरू किया जैसे कोई कहानी सुना रही हो। वादी में कोई हमला हुआ था, उसी में ये भी शामिल था, पर अपने मेजर साहब है ना, उन्होंने बचाया इसको, यहाँ लेके आए। ओहो, अल्लाह रहम करे, सारा खून सूख चुका था। इतना बुरा जल गए थे ये। खुदाई करिश्मा है कि बच गए। ओ, फिर होश कब आया? आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, इसका होश गया ही नहीं था। इतना जल चुका था ये बंदा, फिर भी होश में ही था। इसीलिए मेजर साहब इस पर शक करते थे। कैसा शक? जुबैदा ने एक बार मन्नू की तरफ देखकर कंफर्म किया कि वो सो ही रहा था। यही कि कहीं यही तो बिलाल नहीं है। अरे मेरी तौबा, ये बिलाल है। आहिस्ता बोलिए। नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि इसने तो बिलाल को पकड़वाने का जिम्मा लिया है। फिर कुछ बात हुई थी मेजर साहब से और उन्होंने इसकी मौत का ऐलान कर दिया। इसके घर वालों को भी नहीं पता कि ये यहाँ जिंदा है। ओहो, ऐसा क्यों? उन्होंने इसका लाश नहीं मांगा? मांगा तो होगा, पर मेजर साहब ने कुछ तो समझा दिया। मुझे इतना नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम जुबैदा? क्या पता यही बिलाल हो और मेजर को बेवकूफ बना रहा हो। जुबैदा कुछ सेकंड्स तक सोचने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत नेक बंदा है, मुझे इस पे पूरा यकीन है। ठीक है, आओ इसको पेन किलर दे देता हूँ। डॉक्टर मोइन जैसे ही पास आने लगा, मनु ने और जोर से आंखें बंद कर ली।
वो फिलहाल किसी से भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ने नया इंजेक्शन दिया और चला गया। जुबैदा कुछ देर तक मनु को देखती रही, फिर धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और जाने लगी कि तभी मनु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ चली? खुदा खैर करे, आपने डरा दिया हमें। ओफो, देखिए हमारी धड़कनें कैसे बाहर तक सुनाई पड़ रही हैं। जुबैदा मनु के करीब उसको दिल की धड़कनें सुनाने आई, पर मनु ने उसके सीने पर कान लगाने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस मुस्कुराता रहा। जुबैदा थोड़ी सी एम्बैरेस्ड होकर पीछे हट गई। आप डॉक्टर साहब के सामने आंख बंद करके क्यों लेटे रहे? क्योंकि मैं सुबह सुबह तुम्हारे सिवा किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहता था जुबी। जुबैदा शर्माने लगी, फिर उसकी नजर भी अखबार पर पड़ी। ओह, ये ऑपरेशन तो हमारे घर के पास ही हुआ था। अच्छा, बिलाल तो इसमें भी नहीं पकड़ा गया। खुदा जाने कब पकड़ा जाएगा। जब मैं चलने के काबिल होऊंगा। जुबैदा उसके हाथ पर बंधी बैंडेज चेंज करने लगी। स्लोली। जुबैदा ने उसकी तरफ पलट के देखा। एक बात बताइए हमें, कसम खाइए कि झूठ नहीं बोलेंगे। कसम तुम्हारी, मैं सच बोलूंगा। आप दुरुस्त होते ही यहाँ से चले जाएंगे? मनु के चेहरे पर स्माइल आ गई। और क्या चाह रहा होगा? हॉस्पिटल में तो सिर्फ पेशेंट्स ही रखे जाते हैं ना। जो पेशेंट नहीं है वो यहाँ। बातें मत बनाइए, हम हॉस्पिटल की नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर। कश्मीर तो अभी मैंने देखा ही नहीं, यहाँ से कैसे जाऊंगा? जुबैदा की मुस्कान फिर लौट आई। सच? धोखा तो नहीं देंगे? जुबैदा ने ये बात तब बोली जब मनु का हाथ उसके हाथ में था। मनु ने एक बार अपना आधा जला हुआ हाथ देखा और फिर जुबैदा का गोरा गोरा दूध जैसा हाथ देखा। धोखा तो मैं मौत को दे चुका हूँ जुबी, कश्मीर को जरूर दूंगा। मैं इस दुनिया में धोखा देने ही तो आया हूँ। जुबैदा ने एक बार फिर मनु की तरफ देखा और मुस्कुरा के रह गई। शायद वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर मनु उसको अपने ज्यादा क्लोज करने से बच रहा था। आज ही मेजर राजदीप ने उसे एक नया नाम दिया था, फिनिक्स। वो पंछी जो अपनी राख से फिर जिंदा हो उठता है। मनु भी खुद को एक परिंदा ही समझता था। उड़ के फिर कहीं दूर चले जाना ही उसकी जिंदगी थी। मनु अपनी सोच में खोया हुआ था कि जब जुबैदा चुपके से उसके गाल के पास आई और बच्चों की तरह प्यारी सी किस देकर चल दी। मनु कुछ सेकंड्स तक समझने की कोशिश करता रहा कि ये उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो धीरे से बोला, हे जुबी, रुको ना, 1 मिनट। जुबैदा नहीं रुकी। वो उसके टेंट से तुरंत बाहर चली गई। उधर बिहार में ठीक 1 महीने बाद शिवानी बियूर जेल पटना से जमानत पर बाहर निकल रही थी। उसे रिसीव करने के लिए भैयाजी और मुस्कान के साथ साथ गायत्री भी आई थी। ये वही गायत्री थी जिसको जरूरत पड़ने पर शिवानी ने अपना खून डोनेट किया था। ये खुद मनु को ब्लैकमेल करने की कोशिश में थी, पर साजिद ने इसका ऐसा शिकार किया कि गायत्री अब तक नहीं भूली थी। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? ऐसा लग रहा है जितना खून तुमने मुझे दिया था ना, वो सब वापस करना पड़ेगा। शिवानी धीरे से मुस्कुरा दी और गायत्री के गले लग गई। जेल में 1 महीने रहकर उसने 8 किलो वजन कम कर लिया था। उसने आते ही भैया जी के पैर छुए तो उन्होंने भी उठा के गले से लगा लिया। बाकी बातें घर चल के करेंगे। बिटिया चलो, गाड़ी थोड़ा आगे खड़ा है। नहीं भैया जी, हमें पहले कानपुर जाना चाहिए, वहाँ रुचि अकेली होगी। भैया जी ने मुस्कान की तरफ देखा, मुस्कान ने गायत्री की तरफ देखा और फिर भैया जी को देखकर हल्के से सर हिलाया। ऐसे इशारेबाजी ना करो, क्या हुआ है रुचि को हमें बताओ। 8 शिवानी ने भैया जी को धमकाते हुए एक बार फिर पूछा, भैया जी क्या सोच रहे हैं आप? जितना पूछे हम उतना बोलिए, क्या हुआ है रुचि को? बताइए जल्दी, वरना हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम वापस जेल चले जाएंगे। हाँ। गायत्री और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखने लगी। गायत्री बीच में बोली, शिवानी, भैया जी की बात मानो, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। गड्डी में बैठो, घर चलो, सब बताते हैं। ए चूतिया औरत,
अपनी औकात में रहे। जब हम भैया जी से बात कर रहे हैं तो उन्हीं से करने दे, समझी? गायत्री के कान लाल होने लगे। उसको लग रहा था कि दुबली पतली शिवानी के वो एक थप्पड़ मारेगी तो वो घूम के गिरेगी। वो उसे मारने के लिए आगे आई तो मुस्कान ने रोक दिया। ये क्या कर रही है तू? देखो गायत्री, अपनी हद में रहो। हमारा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अरे तेरा दिमाग खराब है तो बाकी सबका भी करेगी, हाँ? सेल्फ सेंटर्ड कुतिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है। शिवानी ने कुतिया शब्द सुनते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ चिपका दिया। मादरचोद औरत, अपनी औकात भूल गई। गायत्री के थप्पड़ पड़ते ही मुस्कान ने उसको छोड़ दिया। गायत्री ने भी शिवानी पर हाथ उठाया तो शिवानी ने हवा में ही रोकते हुए गायत्री के पेट पर एक लात मारी। तुरंत मुस्कान भी इस फाइट में शामिल हो गई। उसने शिवानी के बाल पकड़ लिए। तू भी इसकी सगी निकली साली रंडी। शिवानी ने अपने बालों के दर्द की फिक्र ना करते हुए मुस्कान को पटक दिया। वो तो पहले से ही दुबली पतली थी। शिवानी ने 8 किलो वजन जरूर घटाया था, पर उसकी ताकत डबल हो गई थी। आओ कुत्तियों, देखती हूँ कितनी ताकत है तुम में। गायत्री और मुस्कान दोनों सड़क पर पड़ी हुई थी। दोनों उठने की कोशिश कर रही थी जब शिवानी ने उन्हें ललकारा, लेकिन तभी भैया जी ने शिवानी के गाल पे इतनी जोर थप्पड़ मारा कि शिवानी का सर चकरा गया। बहुत हो गया तुम्हारा। इन दोनों ने तुम्हें बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इन्हें ही बेले पड़ी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो अब घर जल्दी, दोबारा ना कहना पड़े। ऑर्डर देकर भैया जी आगे आगे चल दिए। शिवानी उनके पीछे जाने ही लगी थी कि रुकी। उसने मुस्कान और गायत्री की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। दोनों ने फिर एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मिट्टी में सन गई थी। क्या हो गया तुझे शिवानी? 1 महीना जेल में रह के आओ, समझ जाओगी। मुस्कान ने शिवानी का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, पर गायत्री ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो अपने कपड़े झाड़ती हुई भैया जी की गाड़ी की तरफ चल दी। शिवानी आगे भैया जी के साथ बैठी थी और पीछे गायत्री और मुस्कान बैठी थी। चारों चुप थे। इनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। शिवानी बस एक नजर भैया जी को घूरे जा रही थी। भैया जी का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। आखिरकार शिवानी का पेशेंस जवाब दे गया। अब तो बताइए क्या हुआ है रुचि को? मर गई है वो। भगवान को प्यारी हो गई है। इतनी बुद्धि नहीं है तुम में, हाँ? इतनी देर से सब लोग तुम्हारा सवाल टाल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? शिवानी को भैया जी की आवाज ही आनी बंद हो गई। उसके सामने रुचि का मासूम चेहरा आ गया। वो मर गई। वो छोटी स्मार्ट बच्ची नहीं रही। वो जो इतनी तेज थी कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम झेल जाती थी, वो मर गई। शिवानी जब तक कुछ और पूछती, भैया जी की आंखों में आंसू भर आए। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे से आंसू पोंछने लगे। तभी पीछे से गायत्री बोली, उसके पेट में अल्सर हो गया था। कोई कहता है कि हॉस्पिटल वालों ने अच्छे से इलाज नहीं किया। हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि इलाज किया था, दवा लाने को बोला था। पेशेंट के साथ जो लड़की थी पता नहीं कहाँ चली गई। टाइम पर दवा नहीं मिलने की वजह से भैया जी के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। गायत्री जी, आपको कार चलाना आता है? हाँ, आप रोकिए साइड में, मैं चलाती हूँ। अब भैया जी और मुस्कान पीछे बैठे थे और ड्राइविंग सीट पर गायत्री थी। गायत्री के साथ शिवानी बैठी हुई थी। उसकी नजर रास्ते पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमसे गायत्री, तुमसे पूछ रहे हैं। मैं तुझे थैंक यू बोलने आई थी कि तूने उस बीसी को मार डाला और 1 महीने की जेल भी भुगत ली। लेकिन पता नहीं तू मुझसे इतनी चिड़ी हुई है कि थैंक यू बोलने आई थी ना, बोलो और जाओ। गायत्री ने हैरान होकर शिवानी की तरफ देखा। तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ, प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारी गंदी हरकतों से है। तुम्हारा ये जो रंडीबाजी वाला नेचर है ना, उससे है।
ए शिवानी, ये कैसी भाषा सीख के आई हो जेल से? हाँ, इस तरह के शब्द बोलती अच्छी लगती है लड़कियां। भैया जी आप ना चुप ही रहिए। आप पहले ही हम पे हाथ उठाकर अपना कद छोटा कर चुके हैं। अब खुद को इतना मत गिराइए कि हमको आपके ऊपर से चप्पल रख के गुजरना पड़े। भैया जी की ऐसी बेइज्जती शिवानी ने पहले कभी नहीं की थी। वो बिल्कुल चुप हो गए। और तुमने क्या क्या घुल खिलाए हैं ना, हमें सब पता चल गया है। तुम ही थी ना जो मन्नू और उसके पुलिस वाले दोस्त को ब्लैकमेल कर रही थी। गायत्री चौंक गई। मुस्कान भी हैरानी से शिवानी की तरफ देखने लगी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, समझी? हमें सब बताया था उन दो भाइयों ने। तुम्हारे कपड़ों और पर्स के साथ साथ उसमें फिट कैमरा भी निकाल लिए थे। वो जाने कितने लड़कों को रिकॉर्ड किया था तुमने। तुम्हें तो अपनी करनी का फल मिला था। हम बेकार में तुम्हें बचाने के लिए अपना खून बर्बाद किए। शिवानी की बात का ना मुस्कान के पास जवाब था और ना ही गायत्री के पास। दोनों चुपचाप बैठी रही। आधे घंटे बाद कार हाईवे पर बने एक ढाबे के सामने रुकी। मुस्कान और भैया जी तुरंत कार से बाहर निकल गए, लेकिन गायत्री और शिवानी नहीं उतरी। सुनो, चलो कुछ खा लो। शिवानी सीट पर सिर टिकाए आंख बंद करके बैठी थी। हमें भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। गायत्री ने आगे बढ़कर शिवानी का हाथ पकड़ लिया। सॉरी यार शिवानी, मैं अब ये सब नहीं करती। शिवानी ने आंखें खोली। अब तो साजिद भी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मर गया वो हमारे हाथों। पर हम अब देखो क्या कुछ करेंगे। अभी जमानत पर है ना हम। जब तक दोबारा अंदर नहीं किए जाते तब तक देखो क्या क्या। गायत्री ने शिवानी के गालों को छुआ तो वो चुप हो गई। फिर उसके बालों में उंगलियां फंसाने लगी। कितनी सुंदर है तू। हाँ, जेल ने कैसा कर दिया तुझे? वैसे अब भी सुंदर है। इधर आ मेरे पास, तेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ। हाथ हटाओ, हमें ये सब पसंद नहीं। ये औरत ही औरत को यहाँ वहाँ छुए तो बड़ा घिना लगता है हमें। और हाँ, ये तू करके बोलना है तो हमें माफ करो। हमें ये भाषा पसंद नहीं। सॉरी। अच्छा एक बात तो बताओ। गायत्री ने हाथ हटा लिया और टॉपिक चेंज करने के लिए बोली। ये दूसरा भाई भी बताया तुमने, वो कहाँ गया? पता नहीं, भैया जी मिल्खा सिंह बने थे उसके पीछे, इनसे पूछो। तुम्हें नहीं लगता कि उसका इस तरह खुला घूमना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? हम तो चाहते हैं ऐसा डेंजर। कोई हिम्मत तो करे। ओह, तुम उसे भी मार दोगी? शिवानी बस मुस्कुराई। मन्नू के बारे में जानकर थोड़ा बुरा लगा। लड़का बुरा नहीं था वो। शिवानी ने गायत्री की तरफ टॉन्ट भरी निगाहों से देखा और बोली। हाँ, लड़का बुरा नहीं था, बस उसकी संगत बुरी थी। गायत्री ने कोई जवाब देने के बजाय अपनी साइड का दरवाजा खोला और ढाबे की तरफ चल दी। इधर दिल्ली में अंकिता के घर में बैठा गौरव वीडियो गेम खेल रहा था जब डोरबेल बजी। उसने कान में हेडफोन्स लगाए थे, इसलिए उसे बेल की टिंग टोंग सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर उसकी नजर मेन डोर पर ब्लिंक करते रेड बल्ब पर पड़ी। उसने तुरंत जॉयस्टिक फेंक दिया और दौड़ के जल्दी से दरवाजा खोला। हाय, सॉरी। सामने अंकिता हाथ में ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। गौरव ने वो सारा सामान उठा लिया। सॉरी क्यों? अरे वो डोर ओपन करने में लेट हो गया ना मैं। इतना लेट तो तुम हमेशा होते हो। कोई नई बात बताओ। क्या नई बात? आज मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 का 4th मिशन क्रॉस कर लिया है। ग्रेट। अंकिता दरवाजे की तरफ टर्न हुई और रेड बल्ब को देखने लगी। ये बल्ब काम करता है? अरे और नहीं तो क्या, इसको लगाने में 3 बार करंट लगा है मेरे, लेकिन अब बिल्कुल मस्त जलता है। आपके आते ही जलने बुझने लगा। तभी लेट हो गए गेट खोलने में। हाँ, गौरव जल्दी से किचन में गया और कॉफी मशीन ऑन कर दी। वो एक्चुअली मैं गेम में इतना इन्वॉल्व था ना
कि बल्ब देखा ही नहीं। फिर क्या फायदा हुआ इसका? हाँ, अरे हुआ ना, अगर ये ना होता तो आपको फोन करना पड़ता, और फोन मेरे बेडरूम में रखा था। एनीवेज, ये सब छोड़ो और बताओ जॉब मिली कि नहीं? अंकिता भी उसके पास किचन में आ गई। नहीं यार, अभी कल ही तो मेरा FNF हुआ है इजी क्लेम से। आज फर्स्ट इंटरव्यू था यार, वो भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपको कम से कम इंटरव्यू तो मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है यार। मेरा सजेशन मानो, जहाँ भी काम मिले वहाँ कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर चला जाऊँ। व्हाट? वहाँ क्यों? पता नहीं क्यों, ऐसी फीलिंग आती है कि मन्नू सर अभी मरे नहीं हैं। आपके मेजर ने कोई कवर अप किया है। ओहो, तुम भी मनु के पापा की तरह बात कर रहे हो। वो भी फोन करके बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जब मेरा बेटा मरा है तो उसकी बॉडी कहाँ है। अब मैं कहाँ से लाऊं बॉडी? मैंने भी तो बस फोटोज ही देखी थी। एनीवेज, मैं कभी कश्मीर गया भी नहीं, इसी बहाने घूम भी लूंगा। अरे यार, ऐसे घूमने वाली जगह नहीं है वो। अपने मम्मी पापा को क्या बोलोगे? पापा तो अब बात करते नहीं, मम्मी से कहते हैं कि तू भी बात मत किया कर, तेरे पल्लू में घुसा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और मम्मी से मेरी लगभग रोज ही बात होती है, बट उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया गौरव। मनु अब नहीं है, वो चला गया है यार। गौरव ने मोबाइल खोला और एक पुरानी न्यूज अंकिता के सामने की। ये देखो, आज सुबह मैं एक मीम देख रहा था तो इस न्यूज के बारे में पता चला। उस मिलिट्री ने एक आदमी को डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो 5 साल बाद जिंदा निकला। बताओ कैसे? कैसे? ऐसे कि वो कभी मरा ही नहीं था। यूएस मिलिट्री उसे अपने सीक्रेट एजेंट की तरह यूज कर रही थी, समझी? यू मीन मनु भी ऐसे ही किसी सीक्रेट मिशन पर होगा? पता नहीं, जब से यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेलने लगा हूं ना, तब से तो मुझे हर कोई मिशन पर ही आया गया लगता है। और कोई बात भी है क्या? हाँ, मन्नू सर की एक बहन थी, मिंकी, उसका कॉल आया था मुझे। व्हाट? उसने तेरा नंबर कहाँ से निकाल लिया? गौरव अंकिता के सामने कश्मीर जाकर मनु को ढूंढने के रीजन गिरा रहा था, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि उसके पास मिंकी का कॉल आया था। मेरा नंबर कहाँ से लिया उसने, ये तो नहीं मालूम। हाँ, शायद इजी क्लेम्स के ऑफिस से लिया हो। आफ्टर ऑल सबको पता है कि मैं और मन्नू सर भाई जैसे थे। क्या कह रही थी वो घर से भाग गई थी। उसको डर था कि घर में किसी एक को भी पता चल गया ना कि उसका अफेयर चल रहा है तो वो उसे मार डालेंगे। अब वो भाग तो गई, लेकिन ना लड़का कुछ कमाता था और ना ही उसके पेरेंट्स इतनी छोटी बहू के लिए प्रिपेयर्ड थे। ओह नो, मतलब वहाँ जाके मारपीट होने लगी? नहीं, मारपीट तो नहीं, पर ये पढ़ना चाहती थी। हो सकता है लड़के ने बोला हो कि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन खुद साला चौथी फेल होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा पाया। वैसे खुद भी पढ़ सकती थी वो, आजकल तो गूगल से वो। ओहो बेवकूफ आदमी, पढ़ाने का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना। ओह ऐसा क्या? वैसे एक और प्रॉब्लम थी। क्या? लड़की की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कोई मन्नू सर के पापा से भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। मुझे आइडिया ही नहीं था। ओह, अब वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि एक बार मन्नू भैया से बात हो जाए उसकी। व्हाट? बात हो जाए मतलब? उसको पता नहीं कि उसका भाई अब नहीं रहा? अरे नहीं, वो खबर तो सारे रिश्तेदारों में फैल गई है। ऑल्दो मन्नू सर के खड़ूस पापा मानने को तैयार ही नहीं है, पर बाकी सब समझ गए हैं कि मन्नू सर अब नहीं आने वाले। तो फिर बात कैसे कराएंगे? अरे यही तो वो राज की बात है जिसे सुनकर आप हंस पड़ोगे। ओह गॉड, अब हंसना भी है यार। ठीक है तो लो हंसो। मिंकी कहती है कि मनु भैया से एक बार बात करवाओ, तो मैंने उससे पूछा कैसे, मतलब कैसे बात करोगी? तो वो बोली कि उनकी बॉडी जहाँ दफनाई गई है ना, वहाँ एक तांत्रिक को लेके जाओ और फिर वहाँ। What? Hold on a second. Let me process this first, हाँ? मनु की बॉडी के पास तांत्रिक को ले जाएं और क्या बात करवाएं? यही कि मनु भैया, आपने मेरे लिए जो 2 लाख रुपए जमा करके रखे थे वो कहाँ पे है? अंकिता ने पहले सरप्राइजिंग फेस बनाया, फिर वो इतनी जोर से हंसी कि गौरव डर गया। Seriously, is she
सीरियस? वो खुद अपनी बात सुन पा रही है? हाँ? गौरव भी मुस्कुराया। हाँ तो अब उसने जो बोला मैंने वो बता दिया। लड़की को पैसे की जरूरत है और मनु सर उसकी लास्ट होप है। तो इसलिए कश्मीर जाना चाहता है, मनु की कब्र पर तांत्रिक के साथ झिंगा लाहू करने? हाँ? अरे नहीं नहीं, जिंगा लालाहू आदिवासी करते हैं, तांत्रिक लोग ओम भट्ट स्वाहा करते हैं। बट एक कंफ्यूजन है मुझे। एक? यहाँ तो पूरी स्टोरी ही कंफ्यूजिंग है। अरे नहीं, चलो एक बार को मान लो कि ये बात सच है, लेकिन फिर भी मैं कश्मीर में कोई तांत्रिक कैसे ढूंढूंगा? वहाँ तो सब पठान वठानी होते हैं ना। तू ना पागल है भाई, और हंसा हंसा कर मुझे भी पागल बना देगा। चल आजा, खाना बनाते हैं, और उसको फोन करके बोल दियो कि तांत्रिक छुट्टी पर गए हुए हैं। जब से अंकिता की जॉब गई थी, उसने अपने सारे स्टाफ को भी टेम्पररी लीव दे दी थी। गौरव ने जो बात ऐसे ही खुद को मॉडेस्ट कहने के लिए अंकिता से इजी क्लेम के ऑफिस में कही थी, अब वही बात सच हो रही थी। गौरव घर की सफाई, धुलाई और किचन में खाना बनाने तक हर काम में हेल्प कर रहा था। बस उसे अब तक अंकिता के कपड़े धोने का मौका नहीं मिला था। अरे आप हंसो मत, मैं सीरियस हूँ। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी बॉडी ढूंढकर उस पर तांत्रिक के साथ फोन अ फ्रेंड करने के लिए नहीं, बल्कि उनको जिंदा ढूंढने के लिए। तू पागल हो गया है यार। जॉब नहीं है मेरे पास, सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तेरे मामा साले रायजादा ने मार्केट में मेरी पता नहीं ऐसी कौन सी बुराई की है कि जो इन्वेस्टर मुझे मेरी अपनी कंपनी खोलने के लिए फंड देने वाला था ना, वो भी अब बैक कर गया है। ऐसे में तुझे विंटर ट्रिप चाहिए। सॉरी भाई, नॉट पॉसिबल। अरे ऐसा मत करो मैम, आप कहो तो मैं अकेले खाना बना देता हूँ। आप बस मुझे 10,000 दे दो, मैं उतने में ही गुजारा कर लूंगा। पागल है क्या? इतने की तो फ्लाइट मिलेगी तुझे। और ये तो प्लीज खाना मत बना। ये काम हम मिलके करेंगे ना तो ही बढ़िया रहेगा। गौरव अंकिता के सामने हाथ जोड़ने लगा। अरे सुनो तो, अरे मैं कपड़े धो दूंगा पक्का, बढ़िया से, अच्छे से, और मैं 10,000 में चला लूंगा। अरे मुझे फ्लाइट से थोड़ी जाना है, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर लूंगा। ओहो, मुझे समझ नहीं आ रहा तू उसको इतना सीरियस क्यों ले रहा है? अरे नहीं, मैं किसी को सीरियस नहीं ले रहा अंकिता मैम। मैं 1 महीने से घर में बैठे बैठे पक गया हूँ। इजी क्लेम्स की जॉब ने और मन्नू सर ने घूमने की ऐसी गंदी आदत लगा दी है ना कि अब तो मुझे सपने में भी ट्रेन आने लगती है। प्लीज मुझे प्लीज जाने दो। ओहो, जिद नहीं करते बेटा, सोचने दे मुझे एक रात। अरे इसमें इतना सोचना क्या है? इतना तो खर्च करती हो आप। बस 10,000 की बात है, वो भी आप उधार पे दे रही हो ना। ओहो, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है गौरव। बात ये भी है कि अब मुझे तेरी आदत पड़ गई है। तेरे साथ रहना इजी है, तू सारे काम भी कर देता है और तुझसे बात भी हो जाती है। मुझे तो लगता था कि मनु के सिवा मैं इस घर में किसी को 2 दिन से ज्यादा नहीं झेल पाऊंगी, पर तेरे साथ रहने में मजा आ रहा है यार। तू अपनी लिमिट में भी रहकर ओपन रहता है, हर तरह का मजाक करता है, बट कभी मिसबिहेव नहीं करता। अंकिता मैम, आप मुझे मिस करोगे मतलब? आपको याद है जब फर्स्ट टाइम आपको और मनु सर को मैंने वॉशरूम से निकलते देखा था ना, तो मैंने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी ताकि आप मुझसे भी सेट हो जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन आप अपने आप ही सेट हो जाओगी। अंकिता ने तुरंत उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारा। कमीने, अब भी तेरी लिमिट की तारीफ की है मैंने। मैं तुझसे सेट नहीं हो रही, बस बता रही हूँ कि तेरी कंपनी अच्छी है, सेफ है, और तू घर के सारे काम भी कर देता है। अब तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? आप भी पीछे पीछे कश्मीर आ जाना। व्हाट? पागल है क्या? मैं तेरे पीछे पीछे आके क्या करूँगी? ओहो, तो साथ साथ चल लो। हाँ आओ ना, बजट ट्रिप करते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि बजट में ट्रिप करो तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, तू और तेरा इंस्टाग्राम। चल अनियन काट छोटी छोटी। गौरव का सारा एक्साइटमेंट फुस हो गया। वो चुपचाप सब्जियां काटते हुए अचानक रूठे हुए बच्चे की तरह बोला, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ, मैं कल सुबह कश्मीर जा रहा हूँ, और अगर आपको मुझ पे प्यार आ जाए ना तो साथ चल लेना, और अगर तरस आ जाए तो 10,000 रुपए टेबल पे रख देना, और अगर वो भी नहीं आता ना तो मुझे भूल जाना, मैं विदाउट टिकट ही चला जाऊंगा। अंकिता ने गौरव का मुंह देखा। वो किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। कश्मीर की बर्फीली हवाओं में कैंप के बाहर खड़े होकर मेजर राजदीप स्मोकिंग कर रहा था। उसके साथ जुबैदा खड़ी कांप रही थी। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, यहाँ तो बर्फ बन जाएंगे।
मेजर राजदीप राणा का खून जमा सके इतनी सर्दी तो अंटार्कटिका में भी नहीं पड़ती लड़की। जुबैदा कुछ न बोली। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे फेवरेट पेशेंट का क्या हाल है? फेवरेट? फेवरेट तो नहीं साहब, वो भी वैसे ही है जैसे बाकी पेशेंट हैं। मेजर ने जुबैदा को घूर के देखा। ठीक है साहब, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। उसके जख्म बहुत जल्दी भर रहे हैं। इस मौसम में अगर उसे बाहर ले आऊं तो क्या लगता है वो जिंदा रह पाएगा इस मौसम में बाहर? क्या साहब जी? वो जिंदा रह पाएगा इस मौसम में बाहर, या फिर और घनी वादी में जहां बर्फ गिरनी शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती? ओहो नहीं नहीं साहब, इतने में तो पक्का मर जाएगा। क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि वो ठीक हो गया है। ठीक हो रहा है, हुआ नहीं है। यूं समझो कि उसकी बॉडी में हम जो भी ग्लूकोज और विटामिन्स डाल रहे हैं ना, उसका 80% तो बॉडी हील होने में ही खर्च हो रहा है। अब 20% एनर्जी से कितनी देर जिंदा रहेगा, आप ही बताओ। ठीक है, जाओ उसकी केयर करो, और केयर करो, इतनी केयर करो कि वो कल ही ठीक हो जाए। कल तो नहीं, पर इस हफ्ते में चलना फिरना शुरू हो सकता है उसका। इस हफ्ते में? अच्छा, देखो जुबैदा, जितनी जल्दी वो ठीक होगा उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ साहब। गुड, नाउ लीव। साहब एक बात पूछूं? मेजर ने आंखें टेढ़ी करके जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा हिचकिचाते हुए बोली, कोई बोला कि आप अगले महीने इस कैंप से चले जाओगे। कौन बोला? नाम बताओ मुझे। कोई नहीं सर, कोई नहीं, यूं ही मुझे लगा। मैं जाती हूँ। जुबैदा जाने के लिए घूमी। मेजर ने उसे आवाज दी। जुबैदा, वेट, टर्न अराउंड। वो जाते जाते रुकी, फिर मेजर की तरफ पलटी। You know who I am? I am Major Rajdeep Rana, a true soldier of Indian Army. And you know what this means? जुबैदा को सिर्फ आधी बातें समझ में आ रही थी। It means I know how to keep a promise. मैं यहाँ रहूं या कहीं और, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है वो इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई शक? नो सर, नो नो। मेजर फिर वादियों की तरफ देखने लगा। जुबैदा हूं सुनते ही वापस अंदर कैंप में आई और सीधे मन्नू के पास पहुंची। मन्नू अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए, आपके जख्म अभी ताजे हैं। कुछ नहीं होगा मुझे, निश्चिंत रहो। मैं बस थोड़ी बाहर की हवा खाना चाहता हूँ। जुबैदा ने जबरदस्ती मन्नू का हाथ पकड़ा और उसे लिटा दिया। मैंने कहा ना, आप अभी चलने फिरने के लिए तैयार नहीं हैं। आराम कीजिए, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। मन्नू ने मुस्कुराते हुए जुबैदा की तरफ देखा। उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। क्या? कहिए ना, कुछ चाहिए? मन्नू ने हाँ में सिर हिलाया। क्या? बताइए। मन्नू ने अपने राइट हैंड की पहली और दूसरी उंगली बंदूक बना के उसके होठों पर रख दी। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने तुरंत मन्नू का हाथ अपने होठों से हटा दिया और उससे थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। मन्नू मुस्कुराया, फिर उसने वही दोनों उंगलियां